नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना से जंग के बीच हालात अब अनलॉकडाउन के बनने लगे हैं, लेकिन हालात बड़े अजीब हैं। एक तरफ उद्योग धंधे खुलने लगे हैं तो इनमें काम करने वाले मजदूर कामगार वापस चले गए। मजदूरों को पापी पेट ने जैसे दोहरा पलायन करा दिया है। पहले परिवार की भूख मिटाने के लिए शहर आए, अब लंबे लॉकडाउन के डर से भूखे प्यासे गांव लौट रहे हैं। इस बात से अनजान के हालात अनलॉकडाउन के बन रहे हैं। भूख ने इन्हें जैसे बेबस कर दिया है। ऐसे में रोजी रोटी का बंटाधार हो गया है। कुल मिलाकर कहानी यूं है कि मजदूर लाचार और मजबूर कारोबार और कारोबारी हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे बिग फाइट लाइव में। चर्चा का रुख करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि देश में पलायन की कैसी तस्वीर बनी है और नतीजा यह है कि अब कारोबारी भी परेशान हैं और कभी इनसे जुड़े कर्मचारी भी हलकान होकर गांव लौट रहे हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले नजर इस पर डालें कि रेलवे का दावा है कि 800 ट्रेनों से 10 लाख मजदूर घर पहुंचाए गए हैं। ये रेलवे का दावा है। पंजाब से 15 लाख मजदूरों ने आने का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश में 12 लाख मजदूर आए और 10 लाख आ सकते हैं। तो झारखंड की हम बात करते हैं, जहां पर 6,85,000 मजदूरों ने आने का रजिस्ट्रेशन कराया है। अलग अलग राज्य की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। ओडिशा, जहां पर 6 लाख मजदूरों ने आने का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इधर गुजरात में सूरत से 4 लाख मजदूर घर के लिए निकले हैं। तो गुजरात में ही सूरत से 6 लाख मजदूर राज्य के इलाकों की तरफ निकले हुए हैं। और प्रदेश की बात करें, राजस्थान की, जहां करीब 15 लाख लोग लौटेंगे। राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहां दूसरे राज्यों से करीब 2 लाख प्रवासी आए हैं और करीब 1 लाख प्रवासियों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। इधर बिहार में 27 लाख प्रवासियों ने राहत राशि के लिए आवेदन किया है। तो छत्तीसगढ़ में 1.25 लाख श्रमिक कई राज्यों में फंसे हुए हैं। और बात मध्य प्रदेश के करते हैं, जहां 1 लाख लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तो ये कुछ अहम राज्य जहां पर आपने देखा कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये मजदूरों के पलायन का, जो निकलना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मजबूर यहां पर मजदूर है, लेकिन बहुत कुछ स्थिति मजबूरी की बन रही है दूसरे क्षेत्रों के लिए भी। और चलिए चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी, बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्टील इंडस्ट्री के अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल जी हैं, नारायण राम बेड़ा जी हैं जो कि किसान नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, और साथ ही किशोर कुमार टांग जी हैं ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ से। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अर्चना जी आपसे ही करते हैं। कहीं ना कहीं बार बार एक सवाल उठ रहा है कि जब 400 के करीब पॉजिटिव केस आए थे तब तुरंत ही लॉकडाउन कर दिया गया, शटडाउन कर दिया गया। जब 4000 के ऊपर यानी करीब 4600 के करीब यहां पर पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं तो अब इन्हें वापस खोला जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। उद्योग उस समय बंद किए गए थे, अब खोल रहे हैं। अब अगर उद्योग खोले जा रहे हैं तो मजदूर नहीं है, काम कैसे होगा? ऐसा लग रहा है कि कुछ पूरी तरह से प्लानिंग नहीं थी। अर्चना जी। देखिए श्वेता जी, बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने ये डायरेक्शंस दिए थे कि लॉकडाउन होगा तो उस समय ये सोचा जाना चाहिए था कि लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय आपने देखा था 4 घंटे के अंदर कहा कि नोटबंदी हो जाएगी और ये इनवैलिड करेंसी हो जाएगा, 500 और 1000 के नोट। तो हमें ये तो पता ही था कि जब लॉकडाउन होगा तो जो गरीब तबका है, जिसे मजदूर तबका कहा जाता है, उसके लिए सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न होगी। तो उसकी स्थिति ये हुई कि उनको पलायन करना पड़ा, सड़कों पर मजदूर पहुंच गया परिवार सहित, और जो भयावह तस्वीरें आई वो सबके जहन में है और मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक हम लोगों को कचोटती रहेंगी। तो ये परिस्थितियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि देखिए, किसी भी पैंडेमिक का इलाज लॉकडाउन नहीं होता, एक पॉज होता है कि आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल, उसको कंसोलिडेट कर लीजिए, और जब सर्ज आए तो ऐसी स्थिति नहीं हो कि ओवरवेलमिंग पोजीशन हो जाए। और अमेरिका से लेकर हर देश में जहां जहां इसका संक्रमण लगभग 200 देशों में हो चुका है, वहां पर लॉकडाउन का तात्पर्य यही था। तो अब समस्या क्या है कि जिंदगियां भी बचानी है और आजीविका को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में ये धीरे धीरे खोलना तो पड़ेगा और उसमें जो नॉर्म्स हैं वो हमको रेगुलेट करने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के, फिजिकल डिस्टेंसिंग के और सैनिटेशन के सारे नॉर्म्स हमें बनाने। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो मजदूर पलायन कर रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो ये पैकेज दिया उसमें का एमएसएमई को इतना हम बजट दे रहे हैं ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये पैराडॉक्सियल स्थितियां हैं। इसमें समझ नहीं आता कि मजदूर मिलेगा नहीं, मनरेगा के तहत उसको उसी के राज्य में रोकने का प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को खड़ा करने का प्रयास होगा। अब राज्य सरकारों की स्थिति ये हो जाती है कि केंद्र के मार्गदर्शन पर काम करना ही है, लेकिन शहने
अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना होगा, जिंदगियों को भी बचाना होगा। ये दुविधा हमारे सामने है। तो जब ये सामने आता है मंजर की इतने लाख तो जाने हैं, इतने लाख आने हैं, फिर उनको किस तरह से रोजगार सुलभ करवाना होगा, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज को वापस से रिवाइव करना है या बिजनेस को रिवाइव करना, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है जिनको बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। इसलिए जो परेशान है, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अर्चना जी, लेकिन बेहद अहम यही है कि सब कुछ तो हो रहा है, परेशान इसमें मध्यम वर्ग, फिर एमएसएमई के सेक्टर को कुछ भी पैकेज देने के बाद तो दूसरे सेक्टर को कुछ भी दिया जा रहा हो, लेकिन परेशान तो ये सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। सुमन शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सुमन जी, एक बड़ा पैकेज तो दे दिया गया है बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पहले ये बात कही थी कि एक तो बिना डिस्कशन के ठीक है लगा दिया गया लॉकडाउन, लगाना आसान है लेकिन इसे खोलना उतना ही मुश्किल होगा और वो मुश्किलें नजर आ रही हैं। अब ऐसे में क्या सिचुएशन रहेगी? मजदूरों को भी भेजा जा रहा है जबकि वो परेशान थे, उद्योग धंधे जो अब खुलने लगे हैं तो भी वो परेशान हो रहे हैं, हर कोई परेशान ही नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। देखिए श्वेता, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। देखिए, आप मिसमैनेजमेंट कहें, लेकिन आप अगर हालात को समझने की कोशिश करें, आप जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो पूरे विश्व में इंडिया को सराहा गया, क्योंकि उस समय फर्स्ट लॉकडाउन का मतलब यही था कि आपके पास टेस्टिंग किट नहीं थे, बाकी इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो सारी चीजों की तैयारी कर ली जाए। तो लोगों ने आरोप लगाए, अपोजिशन पार्टी ने क्वेश्चन मार्क किया कि आपने इतनी जल्दी में क्यों लॉकडाउन कर दिया, ऐसे किया जैसे डीमोनेटाइजेशन में किया, कई प्रकार के सवाल अभी आपके सामने भी आए। अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो आज भारत की स्थिति और भयावह होती, ये आप और हम और पूरा विश्व मानता है। इसलिए वो अनिवार्य था लॉकडाउन और पूरी सूझबूझ के साथ किया गया था लॉकडाउन। इसी बीच वो सारी चीजें तैयार कर ली गई जिससे अब टेस्टिंग प्रारंभ हुआ। और दूसरा, सेकेंड लॉकडाउन के पहले प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की, आप लोगों ने भी देखा, और राय से मशविरा करके उनकी ओपिनियन के बाद लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया। धीरे धीरे हम पटरी पे आने की कोशिश करें। इसलिए ये कहना कि मिसमैनेजमेंट है, मैं इसको सीधे तौर पे नकारूंगी। दिक्कतें मजदूर को लेके जो आप सवाल उठा रहे हैं कि मजबूर पलायन कर रहे हैं, तब आप लॉकडाउन से व्यापारियों को कह रहे हैं कि अपने व्यापार अपने धंधे को खोलें, तो कौन करेगा वहां काम? एक ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसकी संभावना क्या देश में किसी को नहीं थी, चाहे वो कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या कोई। दो कारण जो मुझे दिखता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य और केंद्र के बीच में, उन राज्यों में जो लोग बिल्कुल असहयोग नीति अपनाते रहे, केंद्र से केवल पैकेज की मांग करते रहे, मजदूरों को रोकने की कोशिश नहीं की है। जिस राज्य में जो मजदूर थे उनकी उन्होंने चिंता नहीं की, केवल पैकेज दो, यही रट लगाए रहे। अगर राजस्थान के मजदूर को राजस्थान के मुख्यमंत्री रोक लेते या अन्य राज्यों की, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री का। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने अपने मजदूरों को पलायन नहीं होने दिया और सभी को रोड बनाने के कार्य में लगा दिया। आज तेलंगाना की सड़कें सही हो गई, मजदूर वहीं रुक गए, उनको काम धंधा। लेकिन सुमन जी, जिस तरह से सिचुएशन जो आपने पहले ही जिक्र किया कि स्थिति ऐसी थी, तो ये निर्णय लेना जरूरी था। बिल्कुल, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी हालात और ज्यादा विकट होते। लेकिन ठीक है, तेलंगाना में ये सब, लेकिन हर जगह हर राज्य में एक से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अब अगर यहां पर मजदूर पहले सोचा नहीं गया, बाद में जब वो परेशान होने लगे तो उनको भेजने की व्यवस्थाएं की गई हैं, उन्हें भेज दिया गया है, उद्योग यहां खोल दिए गए हैं। जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, कारोबारी हैं, वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हमने उनको बैठ के सैलरी दी, सब कुछ किया, कि ये वक्त भी निकल जाएगा, इसके बाद हम फिर से वापस खड़े होंगे। लेकिन जब काम की बारी आई, उद्योग खुलने की बारी आई, तब तक सब पलायन कर चुके हैं। अब उद्योग खोलने से भी उनको कोई फायदा नहीं है, वो भी नुकसान में, इसलिए कारोबारी भी ये सवाल यहां पर उठा रहे हैं। सीताराम अग्रवाल जी का रुख करते हैं। सीताराम जी, स्टील इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, आप जरा बताइए किस तरह की दिक्कतें यहां पर सामने आ रही हैं? देखिए, हर तरह के अपने अपने व्यूज हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम इंडस्ट्रीज को लेकर जरूर समझना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान एक एसएसआई इंडस्ट्रीज का एक हब है जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा औद्योगिकरण नहीं है, लेकिन एसएसआई यहाँ पे अच्छी संख्या के अंदर है, और हमारा जो मजदूर है वो हमारी बैकबोन है जी। लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने लॉकडाउन हुआ, जो सरकार का फैसला था, जो केंद्र सरकार ने पहले बात तो 8 बजे एक निर्णय लिया कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया है, जो जहां है वहीं रह जाए। मजदूर था, हम लोगों ने ऑफिस बंद करके आए। हम लोगों को ये नहीं मालूम हमारे ऑफिस में
कौन सी फाइल को चूहे काट देंगे, कौन सी मशीनों की क्या हालत हो जाएगी। बहुत बुरी पोजीशन के अंदर हमें टाइम नहीं दिया गया और वो लॉकडाउन हो गए। फिर भी हम लोगों ने हमारे मजदूरों को, क्योंकि वो हमारे परिवार के अंग हैं, हमें सरकार से ज्यादा चिंता उन मजदूरों की हम लोग करते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने उनको खाने के लिए पूरा राशन दिया, रहने के लिए उनके यहाँ पे हमारा अकोमोडेशन था और हम लोगों ने उनको पूरी सुविधाएं दी। लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी के अंदर एक भय रहता है कि पता नहीं क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हम मर जाएंगे। तो उनके एक भय का वातावरण हुआ और उन्होंने कहा कि साहब हमको जो भी होगा हम तो हमारे घर जाके मरेंगे। ठीक है। और उनके एक दिमाग के अंदर फिट हो गई। हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन चूंकि जाने का कोई साधन नहीं था और साधन नहीं था, या तो सरकार को उसी टाइम निर्णय लेना चाहिए था। ये ट्रेनें उस टाइम नहीं थी क्या जो आज ट्रेनें जो बाद में किया गया, वो उस पहले कर लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उस टाइम ट्रेनें नहीं थी क्या, ठीक है। उस टाइम ये बसें नहीं थी क्या। एक ये बातें सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मैं केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आपके पास वही ट्रेनें जो आज चल रही हैं, वही ट्रेनें उस रोज भी थी, वही मजदूर उस रोज भी मांग कर रहा था। ठीक है। फर्स्ट लॉकडाउन से मजदूर पैदल चल रहा था। ठीक है, ये बात सही है। और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई सीताराम जी की, मैं और क्यों बताऊंगा मजबूर हो गया। मैं बिल्कुल, और वापस बताऊंगा आपके पास आएंगे, लेकिन हम किशोर कुमार टांग जी का रुख करते हैं। किशोर कुमार जी, ट्रेन चलाने, बस चलाने के पीछे राज्यों की भी ठीक है सुमन जी, यानी आप कह रहे राज्यों का भी मत होना चाहिए। अब वही है कि राज्य में, केंद्र में, या कौन क्या कह रहा है। लेकिन किशोर कुमार टांग जी का रुख करते हैं। ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ से हैं। दुकानें सब बंद, बाजार पूरे बंद, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है यहाँ पर। किशोर कुमार जी, बार बार डिमांड, उससे पहले भी अगर हम कोरोना के पहले की भी बात करें तो अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे फेस कर रहे थे दुकानदार भी। अब इसके आने के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता खजाना खाली है, पैसा नहीं है। कैसे इस ट्रैक पे ये वापस आएंगे, और अगर अब अनलॉकडाउन हो रहा है तो भी कितनी दिक्कतें हैं? ऐसा है साहब, आप कह रहे हैं खजाना खाली। हाँ। आप मुझे ये बताइए साहब, खजाना खाली किसने किया? ठीक है, हमने मान लिया खजाना खाली। मैं सुबह उठा, चाय पी मैंने, तो मैंने चीनी का भी टैक्स दिया है और चाय पत्ती जो है उस पर भी मैंने टैक्स दिया है। मैं रोड पे चला हूं तो मैंने रोड टैक्स दिया है। मैं टोल पे आया हूं तो मैंने टोल टैक्स दिया है। अगर मेरे बच्चे का मैंने अगर मैंने किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लिया है तो उसका भी मैंने जो है सरकार को पैसा दिया है। अगर मैंने कोई सामान खरीदा तो मैंने उसका जीएसटी दिया है। आप समझे साहब, हमने कहा क्या नहीं दिया। अब मेरी समझ में नहीं आती कि जब हमने हर जगह पे टैक्स दिया है सरकार ने। बिजली का बिल था तो हमने बिजली का भी टैक्स दिया, पानी का था हमने पानी का दिया। आप मुझे ये बताइए कि आम जनता ने तो दिया ही दिया, तो अब खजाना खाली कैसे हुआ? गलती किसकी? तो गलती है रणनीतिकारों की, गलती है विधायकों की, गलती है उनके वजीरों की, गलती है मुख्यमंत्री की, गलती है अफसरों की कि वो पैसे को उन्होंने सही यूटिलाइज नहीं लिया। आप मुझे बताइए जनता की क्या गलती है? एक किसान है, एक मजदूर है, एक दुकानदार है, एक कारोबारी है, फैक्ट्री वाला है, वो पहले भी बेचारा आपको कमा के दे रहा था और अभी कमा के दे रहा है। ठीक है, पैसा कहां गया इसका जवाब तो आप दोगे ना। जब भी हम कहते हैं साढ़े गोल पैसा नहीं है, साढ़े गोल पैसा नहीं, तो अब मुझे जो था पैसा उसको यूटिलाइज प्रॉपर नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन एक बात है, ठीक है, ये आपकी बात भी जायज है जो आपने कही किशोर कुमार जी, बिल्कुल सही है। आम जन ने दिया ही दिया है, लेकिन अब जब इतनी बड़ी ज्यादा पैंडेमिक सिचुएशन हो गई, इसके बाद एक बड़ा महा पैकेज दिया गया केंद्र की तरफ से 20 लाख करोड़ का। अब मिल तो गया 20 लाख करोड़, अब क्या चाहिए? आप बहुत बढ़िया है साहब। हाँ। आप हमारे जिस टाइम ये इन्होंने अनाउंस किया कि आज जो है शाम को 4 बजे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये करेंगे, उस टाइम हमारे व्यापारी, हमने तो कभी मांगा ही नहीं साहब, और ना कभी मांगना पसंद करते, हम नहीं भीख मांगते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई, हमने थाली भी बजा ली, कटोरी भी बजा ली, हम लोगों ने जो भी कहा, ये समझे साहब दिए भी जला लिए। तो उस दिन हम वहां बैठ गए सारे देश के 4 करोड़ जो है व्यापारी। आप हमारी संख्या कम मत समझना, ये राजनीति के लोग क्या है साहब, गर्दनें गिन के काम करते हैं। इनको भी ये मालूम नहीं है कि छोटे दुकानदारों की संख्या कितनी है। हमारी संख्या है 4 करोड़। अगर एक दुकान पर 10 आदमी काम करता है तो हमारी संख्या हो गई 40 करोड़। ये अगर वोटिंग के हिसाब से भी समझना तो हमारी संख्या कम नहीं है, और इसके साथ में जो पैरेलल हमारे काम करते हो तो पता नहीं कितने हैं। तो अब आप प्रश्न जो आपने किया ना साहब कि उसका क्या हुआ, ठीक है साहब। अब इन्होंने हम लोगों को क्या कहा कि साहब आपको जो है
ESI नहीं लगेगा। पहले तो बताओ साहब, जब आपने कहा कि टीवी पे आ रहे हैं तो बेचारे सारे दुकानदार, कोई थाली, कोई कटोरी, कोई बेचारा थैला, कोई बेचारा जो भी उसको जोड़ा मिला वो लेके बैठ गया कि आज हमें कुछ ना कुछ हमारे कटोरे में मिलेगा। लेकिन जब वो आपका भाषण खत्म हुआ उस टाइम हमें मालूम चला कि हमारे कटोरे को हमने चेक किया तो उस कटोरे में 60 साल से जो हमने लाखों करोड़ों रुपए आपको कमा के दे दिया, हमारे कटोरे में 60 रुपए भी नहीं थे। अब इन्होंने हमें क्या दिया, आपके ESI का 24% हम भुगतान करेंगे। तो साहब छोटे जो दुकानदार होता है उसके यहाँ वो खुद ही मजदूर होता है बेचारा, 2 5 10 2 4 5 ही उसके बाद आदमी होते हैं, उसके ऊपर ESI लागू नहीं होता। तो वहां हमको बाबा जी का ठुल्लू मिला। उसके बाद में इन्होंने कहा साहब हम PF देंगे, और जब ESI नहीं लग रहा तो PF कहां से लगेगा? तो वहां पर भी इन्होंने बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। फिर बोला साहब हम TDS दे देंगे। अरे भाई TDS पे आपने 25% कम कर दिया। तो जो दुकानदार आज मान लो किराए की दुकान है बेचारे की, वो 10,000 रुपया किराया दे रहा है, तो वो क्या करता था, 8,000 रुपया तो मकान मालिक को देता था और 2,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देता था। ठीक है ना? अब क्या हो गया, अब 9,000 रुपए तो मकान मालिक को देना है, 1,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देना है। 25% किसको दे दिया? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी मिला हाँ, जो भी मिला वो ना के बराबर, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ना हमारे कटोरे में 60 रुपए नहीं आए हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि मिडिल क्लास, ठीक है, जितने हम मिडिल क्लास बेचारे दुकानदार हैं जिस पर भी कुछ मांगते नहीं है, दोनों का ना तो आप हमारे को, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपके पास लौटे। एक बार नारायण राम बेड़ा जी का रुख कर लेते हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, किसान नेता है नारायण जी। ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, दुकानदार हैं या बिजनेस उस लिहाज से भी हम अगर देखें, लेकिन क्या किसानों को मिला है? जो घोषणाएं की गई हैं उससे किसान को लग रहा है कि कुछ राहत मिलेगी जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं इस सिचुएशन में, इस स्थिति में? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो कोरोना जब हमारे देश में आया तो कहीं न कहीं हमारे बड़े नेताओं की भूल हो गई। भूल ये हो गई कि जनवरी और फरवरी में पहला कोरोना रोग इस देशों में, यूरोपीय देशों में आया। अगर उस वक्त अपन अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें बंद कर देते तो हिंदुस्तान में कोरोना की एंट्री नहीं होती। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अब पॉइंट पे आते हैं ना सर, क्योंकि वक्त भी कम है, वक्त कम है। हाँ, आज की स्थिति किसान, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी सर, किसान सुनिए कि अरे आज की स्थिति, किसानों की स्थिति यह है कि किसान खेत से फसल को काट के अपने खलिहन में लाया, और खलिहन में लाया तो व्यापारी नहीं था, क्योंकि आपके लॉकडाउन लगा हुआ था जी। तो उसने जैसे तैसे करके फसल पूरे साल की जो कमाई थी वर्ष भर की, उसने अपने यहाँ स्टॉक करने की क्षमता नहीं रही, तो आधे पड़दे दामों पे उसको बेचना पड़ा। लास्ट में जाते जाते आपने समर्थन मूल्य की बात कही जी। तो वहां तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हुई, तो किसान, खेतिहर मजदूर भी तकलीफ में है और खेती का मालिक भी तकलीफ में है। पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति से दुखी है। अब स्थिति कल आज ही किसानों के लिए पैकेज दिया है, इस पैकेज को पूरी तरह से हम देखें तो इस पैकेज में किसान के लिए कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा। न तो कहीं आपने सिंचाई जमीन बढ़ाने की बात कही है और ना कहीं समर्थन मूल्य पे मंडी में टैक्स लगाने की बात की है। हमारी ये किसानों की मांग है कि अगर किसान को समर्थ बनाना चाहते हो तो समर्थन मूल्य घोषित जिन्स का हो जाता है, और वो जिन्स अगर कृषि मंडी में बिकने जाए नारायण राम जी, उसके उससे नीलामी, नारायण राम जी, यानी आप कह रहे हैं कि जो उम्मीद किसान लगाए बैठा था कि राहत मिल सकती है वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन सुमन शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सुमन जी, अभी आपने सुना किशोर कुमार टांग जी की बात और नारायण राम जी की बात भी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे और अर्चना जी की भी चाहेंगे। पहले सुमन जी आप अपनी बात रखिए कि जो भी अनाउंसमेंट हुआ उसमें कुछ नहीं मिला, ना कारोबारियों को ना किसान को, वो इस तरह से देख रहे हैं। और मैं नारायण जी दोनों जी दोनों को
मैं दोनों को सुनी और दोनों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी मैं कि अगर आप अध्ययन ठीक से करेंगे ना, आप कटोरा लेके बैठ गए, अब टीवी से निकल के तो पैसा आपके कटोरे में आएगा नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। और नारायण जी भाई साहब, मैं बताऊं कि कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ आज सैंक्शन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कृषि को खड़ा करने के लिए जो ज़मीनी हकीकत हम लोग जिससे भागते रहे हैं, उस चीज़ को रोल ऑन करने के लिए 1 लाख करोड़ दिया गया है। फसल बीमा योजना है, बहुत सारी चीज़ें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो किसानों को माइक्रो लेवल पे जाके मदद करने की कोशिश की गई है। बड़े बड़े जो मोटे मोटे घोषणाएं पहले होती थी, वैसी घोषणा जरूर नहीं हुई है, वो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, जरूर उसका असर दूरगामी आएगा। दूसरी बात 60 रुपए बता दो, क्लस्टर बनाने की जो बात हुई है, नारायण जी भाई साहब, क्लस्टर नहीं तो टीवी से निकल के नहीं आएगा। ठीक है सुमन जी ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। अर्चना जी अर्चना जी इसी पर आपका रिएक्शन भी। अर्चना जी, आपने भी दोनों की बात सुनी, ठीक है अर्चना जी। श्वेता जी, सबसे कठोर लॉकडाउन इस देश में लगाया गया और सबसे कम सेफ्टी नेट्स थे हमारे पास। मजदूर सड़कों पर मरे, उत्तर प्रदेश में लेबर लॉस को सस्पेंड करके उसी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज किया और बजट घोषणाओं को एक्सपेंड करके रिलीफ पैकेज बता रहे, कर्जदार बनाने वाला पैकेज है। हर आदमी से कह रहे हैं लोन मिला है, लोन खरीदो और लोन ले लो, कॉस्ट जो फंड की उसको घटा दिया, यानी चीप फंड प्रोवाइड करके जनता को कर्जदार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। और इसका सीधा तात्पर्य क्या है? हर आदमी कर्ज लेगा और अपना पिछला कर्ज चुकाएगा। कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। वित्त मंत्री सिर्फ और सिर्फ बजट की घोषणा थी, उसका एक्सपेंशन कर रही थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। मैक्रो पॉलिसी समझ में आती केंद्र सरकार बनाए, लेकिन आप ये कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म मेजर्स है। अरे मर तो इंसान अभी रहा है, उसे दवाई की जरूरत है। बिल्कुल, सवाल यही है कि हम बात के ठीक है दूरदर्शिता के तौर पर देखें तो साफ ठीक है, समझ में विजन क्लियर है, दूर बाद में बहुत ज्यादा आने के बाद इसके परिणाम आएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में कितना फायदा मिल रहा है ये जरूर अहम सवाल है। और इसलिए शायद सब परेशान हो रहे कि आज हमें कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए अर्चना जी, सुमन जी, ठीक है। आज की तो बात छोड़ो, आप पिछले 60 साल से दोनों सरकारों में कांग्रेस के लोग हमारे सिकंदरा के व्यापारियों को देखो, बेचारे आज बैठे हुए हैं। अगर यानी आप कह रहे सरकारें सिर्फ राजनीति करती, कहीं कोई आके कुछ लाभ नहीं दे रहा है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया अर्चना जी, सुमन जी और बाकी हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा इतना बड़ा है लेकिन वक्त क्योंकि बहुत कम, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं पर रोक रहे हैं। लेकिन एक बात अहम है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करने की बात की जा रही है, बड़ा पैकेज यहाँ दे दिया गया है, लेकिन एक चीज है जो जरूर सबको मिली है, वो है आत्मनिर्भर बनने का संदेश। अब संदेश तो दे दिया गया है, हर कोई आत्मसात करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए मजदूर भी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है, उद्योग खुल भी रहे हैं तो मजदूर मिल नहीं रहे, मजदूर पलायन कर घर पहुंच चुके हैं, तो अब काम यहां पर करेगा कौन? अनलॉकडाउन होने के बावजूद भी फायदा कहीं से नजर नहीं आ रहा, इसलिए हर तबका परेशान नजर आ रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में पूरी प्लानिंग के साथ ये नहीं किया गया था? हालांकि राजनीति भी होगी, बयानबाजी भी यहां पर होगी, लेकिन एक अहम सवाल है कि जो आम जन चाह रहा था, जिस नजर से वो सरकार की तरफ देख रहा था कि उसे मदद मिलेगी, क्या वो मदद मिल पाई है? फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से मिलने वाले इस बड़े पैकेज की बात हो, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या जरूरतमंद तक वो पहुंच रहा है या पहुंचेगा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।